नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत मैंशन में दूसरे और रावत मैंशन के कमरे में मीनल देवी अपने बटले की बातें सुन रही थी। उसका बटले जो जानकारी दे रहा था कि हर्षवर्धन भारत वापस आ गया है और उसके साथ साथ अनाया भी वापस आ गया। यहाँ तक कि उनके साथ फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी निकाली थी। हालांकि अंदरूनी मामलों के बारे में वह नहीं जानते थे, लेकिन इतना जरूर पता था कि फ्रांस में हर्षवर्धन के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। पूरी डिटेल तो वह नहीं जान पाए, लेकिन इतना जरूर पता था कि इस वजह से हर्षवर्धन की जान को भी खतरा हुआ था और वह काफी क्रिटिकल कंडीशन में चला गया था और डॉक्टर एना ने उसे बचाया। ये सब कुछ उसने अपने लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, लेकिन फिर भी पूरी डिटेल नहीं जान पाई। जाहिर सी बात है, भले ही वह हर्षवर्धन के कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना, लेकिन अनाया की इन्फॉर्मेशन निकालना उसके लिए नामुमकिन था। बटले की पूरी बात सुनने के बाद मीनल देवी गंभीर आवाज में बोली, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और रॉयल फैमिली ने क्या कहा? क्या उनका काम हो गया? बटले सर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोला, जी मैडम, रॉयल फैमिली का काम हो चुका है। ऑपरेशन पहले ही सक्सेसफुल रहा है और उनके वादे के मुताबिक वह छोटे बॉस से उनके परिवार की बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें थोड़ी सी देर लग सकती है। ये सुनकर मीनल देवी उसे घूरते हुए बोली, और कितनी देर? इतने साल मैंने राह देखी है, मुझे जल्द से जल्दी काम करना है। ये सुनकर बटलर डर गया। वह 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, मैडम, अभी भी परिवार के हेड का तलाक करवाना बाकी है, हम उन्हें जल्दी करवाना होगा। वैसे भी गायकवाड़ परिवार के मुखिया ठीक नहीं होते, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। और रही बात दूसरी चीजों की, तो सबसे पहली बात तो हमें अभी भी छोटे बॉस का डाइवोर्स करने की जरूरत है, उसके बाद हम शादी की बात कर सकते हैं। ये कहते हुए वह 2 कदम पीछे हट गया। जाहिर सी बात है, पिछली बार डिवोर्स के नाम पर मीनल देवी की अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी। मीनल देवी ऐसी इंसान है जो अपनी बेइज्जती कभी नहीं बोलते। इतने साल भले ही उसने एक अच्छी माँ, अच्छी बिजनेसमैन, अच्छी दादी का किरदार निभाया है, लेकिन उसकी लालसा अभी भी अपने असली परिवार की जायदाद हासिल करना है। उसके दिल में सालों से यह बात घर कर चुकी है कि उसका परिवार उसे नीची नजरों से देखता था और उसे परिवार के हेड के लायक नहीं समझता था। वह गद्दी हासिल करने के लिए ही उसने इतने साल स्ट्रगल किया था। मीनल देवी गुस्से में बटलर से बोली, ठीक है, तो जल्द से जल्द कोई तरीका खोजो उस लड़की से पीछा छुड़ाने का। वैसे भी पिछली बार जैसे उसके तेवर थे, मुझे नहीं लगता कि वह हर्षवर्धन को छोड़कर जाएगी। और वह बेवकूफ़ हर्षवर्धन पता नहीं उस लड़की के मुंह में कैसे फंस गया। अगर मुझे पहले पता होता तो उस लड़की को मैं कभी हर्षवर्धन की जिंदगी में आने ही नहीं देती। पता नहीं हर्षवर्धन मेरा पोता कैसे बन गया, जो वह उस लड़की के मुंह में फंसकर इतना अच्छा मौका खो रहा है। ये कहते हुए वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी बटलर उसे शांत करते हुए बोला, मालकिन, अब शांत हो जाए, अभी भी छोटे बाबा को समझाना बाकी है। अगर एक बार वह मान गए तो आप उसे लड़की से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये सुनकर मिलन देवी गुस्से में बोली, ये तो मुझे करना ही होगा, हर हालत में उसे उस लड़की को छोड़ना ही होगा। फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, मेरे लिए कुछ तैयारी करो। इतना बोलकर उसने कुछ बातें बटलर से कहीं। ये सुनकर बटलर थोड़ा चिंतित आवाज से बोला, लेकिन मालकिन, अगर सच बाहर आया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सुनकर वो गुस्से से बोली, चुप रहो और जितना कहा है उतना करो। बटलर भी डरते हुए हामी भरकर वहां से चला गया तैयारी करने के लिए जिंदल विला में। दूसरी और अगले दिन जिंदल विला में सुबह सुबह माहौल काफी अच्छा था। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी, हर कोई खुश था। और वक्त गुजरते हुए अरुणा जिंदल ने भी अपना बिहेवियर बदल लिया था, क्योंकि मोहन जिंदल ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारी न समझी की वजह से अनाया नाराज हुई या फिर अनाया की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उसे उनके खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अरुणा जिंदल भी समझ रही थी कि कहीं ना कहीं उनके देखने का नजरिया गलत था। हर बार वह अनाया को नाराज कर देती थी। हालांकि अब वह अनाया से बहुत ज्यादा प्यार नहीं जताती थी, या फिर ऐसा नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करती थी। उसकी नज़रों में भी अनाया के लिए प्यार झलकता था। वह भी चाहती थी कि अनाया उसके साथ खुलकर बातें करे, जैसे वह अपनी भाभी और मामियों के साथ करती है।
यहाँ तक कि वह अपने भैया के साथ भी मस्ती करती है और अपने नाना को भी चिढ़ाती है। बस अरुणा जिंदल ही ऐसी थी जिनके साथ अनाया ज्यादा खुल नहीं पाती थी, और अनाया ऐसे नहीं थी जो अपने दिल में नफरत पालकर बैठी रहे। बस बात इतनी थी कि उसे अरुणा जिंदल पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। वो बस उनके साथ औपचारिकता निभाती थी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हर कोई बातें कर रहा था। तभी अनाया ने एक सलाद का बाउल लिया और उसमें से एक बाइट लेती है उसका स्वाद महसूस करके अनाया ने तुरंत उसे निकाल दिया। ऐसा होते ही हर कोई उसे देखने लगा। तभी हर्षवर्धन भी अनाया को देखते हुए चिंतित आवाज में बोला, क्या हुआ बीवी, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तो अनाया थोड़ी डरी हुई आवाज में अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं खाना ठीक है, लेकिन एक अच्छा पपाया है। ये कहते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा रहा था कि वह सबके साथ बातों में ये कैसे भूल गई। वही परिवार के बाकी लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्यूरियोसिटी में ज्ञान जिंदल पूछ बैठा, लिटिल सिस्टर क्या तुम्हें कच्चे पपाया से एलर्जी है? तो तुम मुझे बता दो, मैं सारा पपाया घर से ही निकलवा दूंगा। बाकी के लोग भी यही सोच रहे थे। बस परिवार की औरतें ही कुछ उलट सुलट सोच रही थी। अनाया की बड़ी मामी आरती जिंदल अपनी जगह से खड़ी हुई और अनाया को देखते हुए खुशी भरी आवाज में बोली, गुड़िया क्या तुम? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने उसकी पेट की ओर इशारा किया। तभी उसकी छोटी माँ भी दूसरी ओर से आई और खुशी भरी आवाज में बोली, क्या ये सच है गुड़िया, तुम हमें प्रमोशन देने वाली हो? हर कोई बस अनाया को ही देख रहा था, जैसे अनाया जो कुछ बोलेगी वह किसी टाइम बम की तरह हो। वहीं अनाया को भी समझ आ गया कि उसने डर के मारे अपनी ही पोल खोल दी। भला कौन सी ऐसी वूमेन होगी जिससे इन सब के बारे में नहीं पता होगा, खास करके तब जब वह खुद माँ बन चुकी हो। अनाया नजर चुराते हुए धीमे से बोली, हाँ। ये सुनकर दोनों मामी खुशी से चिल्ला कर बोली, यहू। इतना बोलकर उन दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी खुशी देखकर परिवार के लोग और क्यूरोस हो गए, क्योंकि उनकी बहू ने कभी ऐसी बच्चों जैसे बिहेव नहीं किया था। मोहन जिंदल तो थोड़ा चिंतित आवाज में बोले, बड़ी बहू छोटी बहू तुम दोनों इस तरह से खुश क्यों हो रही हो? साफ साफ बताओ, बच्ची को क्या हुआ है? तुम हमें डरा रही हो। उनके दोनों मामा भी एक साथ ही बोले। यहाँ तक कि जिंदल ब्रदर्स तो खड़े होकर अनाया की चेयर के पास ही आ गए थे। अनाया ने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने भी अपनी पलकें झुका दी। आखिरकार जिंदल परिवार पर उसे यकीन था, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ परिवार के लोग थे, तो उन्हें इस बात का डर नहीं था कि यह न्यूज़ परिवार से बाहर जाएगी। इसीलिए अनाया मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे कच्चे पपिया से एलर्जी है, बात कुछ और है। ये कहते हुए वह थोड़ी हिचकिचाने लगी। भले ही वह लीजेंडरी डॉक्टर थी, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन वो अपने परिवार को ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी अरुणा जिंदल, जो पहले ही बात को समझ चुकी थी, उसे हिचकिचाता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग बच्ची को डरा रहे हो। वह बीमार नहीं है, वह बस माँ बनने वाली है। हमारे घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। यह खुशी की बात है। वही यह बात सुनकर पूरा परिवार सदमे में जा चुका था। सबसे पहले ज्ञान होश में आया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, याहू अब इस परिवार में भी कोई छोटा बच्चा होगा जिसके साथ मैं खेलूंगा, जिसके साथ मैं मस्ती करूंगा। इतना बोलकर वह खुशी से अनाया को गले लगा लेता है न। उसकी एक्साइटमेंट देखकर अनाया को डर लगने लगा। हर्षवर्धन ज्ञान को देखते हुए अनाया को अपने बाहों में खींचकर बोला, शांत हो जाओ, तुम उसे डरा रहे हो और उसे इतना कसकर मत पकड़ो। ये सुनकर ज्ञान को एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की। वह माफी मांगते हुए बोला, वह मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, मुझे माफ करना। उसके बाद दोनों बड़े भाई आकाश और हर्षद ने भी अनाया को प्यार से गले लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, शुक्रिया प्रिंसेस, हमें इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। तुम सच में हमारे परिवार की लिटिल चैंप हो, जो हर वक्त खुशियां लेकर आते हो। एक एक करके परिवार के सभी लोगों ने अनाया को बधाई दी। सबसे आखिर में रेशमा आई और अपना मुंह फुलाते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज हूँ। भले ही मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ और तुम्हें बॉस बुलाती हूँ, लेकिन हम दोस्ती भी है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, सच सच बताओ कितने वक्त से तुम्हें पता था? ये सुनकर अनाया उसे माफी मांगने की अंदाज में बोली, माफ करना, लेकिन इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी इतना वक्त नहीं हुआ है, अभी भी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी उसमें थोड़ा सा वक्त है।
ये सुनकर रेशमा उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन बस्ती। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। अनाया जानती थी कि रेशमा भावुक हो रही थी, क्योंकि कुछ साल पहले उन दोनों ने ही इस बारे में नहीं सोचा था कि अनाया अपनी जिंदगी में किसी को जगह देगी माँ और उसे प्यार भी करेगी और उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल होगी। यहाँ तक कि अनाड़ी रेशम की जिंदगी भी बदल गई थी। पहले वह बस पैसे कमाओ, काम करो, लोगों से निपटो, अलग अलग साथियों से पीछा छुड़ाओ, बड़ी बड़ी डीलिंग करो, अंडरवर्ल्ड में हर गैर कानूनी काम पर नजर रखो और हर वक्त अपने आप को खतरे में डालो और मौत से खेलो। यही करते थे। उन्होंने कभी एक परिवार के बारे में नहीं सोचा था जो उनकी फिक्र करें, जो उनके लिए इंतजार करें, नाराज होने का हक रखे। इस फीलिंग को दोनों ही समझा नहीं सकती थी, इसीलिए वह दोनों भावुक हो गई थी। वही उन दोनों की हरकत देखकर परिवार के लोग भी इमोशनल हो गए। जाहिर सी बात है, पहले ही उन्हें अनाया और रेशम का पास पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि इतना सब कुछ हासिल करना, वह भी बिना किसी की मदद के और अकेले जिंदगी में टिकना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। कभी कभी रेशमा अपनी कई सारे किसी हर्षद जिंदल को मजाकिया अंदाज में सुनाती भी थी। हर्षद भी जानता था कि उसकी बीवी और बहन ने क्या कुछ सहन नहीं किया। इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए वह अपनी बीवी और बहन के जज्बे को सलाम करता था। वही हर्षवर्धन भी उन दोनों को ही देख रहा था। हर्षवर्धन को तो गुस्सा आ रहा था कि रेशम की इमोशनल बातों की वजह से उसकी बीवी रो रही थी। हर्षवर्धन 2 कदम आगे बढ़ा और थोड़ी कड़क आवाज में बोला, बीवी शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। वही यह सुनकर रेशमा भी अनाया से दूर होती है और प्यार से उसे देखने लगती है। तभी अनाया रेशमा को देखते हुए आंख मारकर बोली, तारांकन वैसे भाभी अब चाहे तो अभी मुझे हुआ बना सकती है। शादी तो आपकी भी हो चुकी है और काफी वक्त हो चुका है। अब मुझे लगता है मुझे बुआ बन ही जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने हर्षद जिंदल को धूरा जैसे कह रही हो, अब मुझे हुआ बना दो। वही यह सब के परिवार के लोग वापस हंसी मजाक करने लगे। क्या मीनल देवी चलेगी कोई नई चाल? क्या वो अपने मकसद में होगी कामयाब? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।